हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो आज हम चैप्टर द ओपन विंडो का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। फ्रैम्पटन नटल हैज बैड नर्व्स। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड। The lady being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. So स्टोरी में फ्रैम्पटन नटल एक कैरेक्टर हैं एंड उनके बारे में क्या लिखा है कि ही हैज़ बैड नर्व्स। तो बैड नर्व्स का क्या मतलब होता है? नर्व्स जनरली जो वर्ड है वो फॉर एग्जांपल आप नसों के लिए यूज़ करते हैं एज अ बॉडी पार्ट, बट इन जनरल जब भी आप किसी के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या किसी की स्टेट ऑफ माइंड रेफर करने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो नर्व्स का मतलब होता है एंग्जाइटी। जब भी कोई एंग्जाइटी में रहता है या टेंशन में रहता है तो उसको आप नर्व्स बोलते हैं। एंड हियर बैड नर्व्स का मतलब होगा स्टेट ऑफ डिप्रेशन या ग्रीफ या एंग्जाइटी। तो जब भी कोई या तो डिप्रेस्ड है या तो दुख में है या तो एंग्जाइटी है उसको, तो उसके लिए आप बोलते हो कि ही हैज़ बैड नर्व्स। सो फ्रैम्पटन नटल को ये इशू था कि वो या तो डिप्रेशन में थे या तो वो बहुत उदास थे। बेसिकली उनका जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। सो ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। सो रिटायर्स मतलब ही गोज या लीव्स, एंड कंट्री यानी कंट्री आप जनरली वर्ड यूज़ करते हो रूरल एरियाज़ के लिए। सो कंट्री का मतलब एक देश भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा रूरल एरिया। सो कोई भी जगह का कोई भी रूरल साइड होता है तो उसको आप कंट्री साइड बोलते हो। सो यहाँ पे मतलब होगा कि वो एक विलेज के एरिया में चले गए फॉर क्योर, इनके बैड नर्व्स के क्योर के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड। कॉल्स ऑन का मतलब होता है पे अ विजिट। किसी से मिलने जाना तो उसको बोलते हैं पे अ विजिट टू। सो कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड मतलब अपने एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ वो मिलने चले गए इस रूरल एरिया में। द लेडी बीइंग busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. So जिनके यहाँ वो जाते हैं वहाँ की जो ओनर हैं, जो लेडी हैं, वो अपस्टेयर्स यानी घर के ऊपर ऊपर वाले फ्लोर में बिजी रहती हैं। तो उनकी जो नीस है, नीस का मतलब होता है या तो भांजी हो सकता है या तो भतीजी। सो नॉर्मली आप जब भी देखोगे इंग्लिश में मम्मी के साइड के रिलेटिव्स और पापा के साइड के रिलेटिव्स के लिए कोई सेपरेट वर्ड नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भांजी हो गया मम्मी के साइड के लिए, भतीजी हो गया पापा के साइड के लिए। तो ये इस तरह से कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, और बाय कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आता है कि अच्छा ये किस साइड के फैमिली की बात कर रहे हैं, कि पापा के साइड की या मम्मी के साइड की। सो ये हमें पता नहीं है अभी। सो मे बी जब हम स्टोरी समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो भांजी हैं या भतीजी हैं। सो उनकी भांजी या भतीजी जो है उनको फैमिली में एक मिसहैप के बारे में बताते हैं। तो मिसहैप का मतलब होता है कोई एक दुर्घटना। सो कुछ बुरा हुआ उनके फैमिली में तो उसके बारे में वो बताती हैं विथ फोकस ऑन ओपन विंडो। और ओपन विंडो, उस घर में एक विंडो है जो शायद ओपन रहता है, इस चैप्टर का नाम भी द ओपन विंडो है। तो उस ओपन विंडो को फोकस में रख के वो एक दुर्घटना के बारे में बताती हैं। तो हमें समझ में आएगा कि ये ओपन विंडो की कहानी क्या है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, ये जो बैड नर्व्स है ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज होता है। एंड इसी से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड एक बहुत पॉपुलर फ्रेज एक और है जिसे बोलते हैं गेट ऑन वंस नर्व्स। एंड ये ऐसा फ्रेज है जो आप अपने डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर है। इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन। तो अगर आप किसी को परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा तो आप बोल सकते हैं कि आई गॉट ऑन दैट पर्सनस नर्व्स। अगर आप खुद के लिए बोल रहे हैं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, सो यू कैन से ही इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। सो फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ही इज़ इरिटेटिंग में। सो इस तरह से आप ऐसे फैंसी फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लैंग्वेज में। एंड इस तरह के फ्रेजेस को जिनमें आप स्पेशल यूसेज होता है कुछ वर्ड्स का, फॉर एग्जांपल ये नर्व का एक स्पेशल फ्रेज है तो इसको आप इडियम भी बोलते हैं। बिकॉज इडियम्स ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका डायरेक्टली आपको मीनिंग उसको पढ़ के नहीं समझ में आएगा, आपको पता होना चाहिए पहले से। सो फॉर एग्जांपल 9 2 11 होना, हिंदी में आप पढ़ते हो 9 2 11 होना, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। एंड इसी तरह से आप बोलते हैं कि उसने मेरा सर खा लिया।
सो सर खाना अगर आप लिटरली मीनिंग में देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका कोई सर खा नहीं रहा है खाने की तरह, बट उसका मतलब होता है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा आपसे सवाल पूछ रहा है एटसेट्रा। तो ये आपको पता है क्योंकि आप डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे इडियम्स होंगे जो आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। एंड द रीज़न हमें इनको पढ़ना होता है क्योंकि मान लीजिए अगर बाहर का कोई आदमी, कोई फॉरेनर अगर हिंदी सीखना चाहता है तो उसे ये सीखना पड़ेगा कि भेजा खाने का मतलब क्या होता है, या 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है। उन्हें ये सब पता होना चाहिए क्योंकि आप उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी इंग्लिश कंट्री में जाएंगे या तो आप किसी पर्सन से बात करेंगे जो कि नेटिवली इंग्लिश बोलता है, तो वो ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे एंड उस समय आपको ये सब पता होना चाहिए। एंड गेट ऑन वंस नर्व्स बहुत ही पॉपुलर फ्रेजेस इडियम्स में से एक है, सो आपको ये पता होना चाहिए। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. So एक young lady, एक young लड़की 15 साल की, जिसको बोला गया who is self-possessed. So self-possessed का क्या मतलब होता है? Self-possessed का मतलब जो खुद पे बहुत ज़्यादा काबू करके रखे, एंड इसका मतलब क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा काम है एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सो बहुत कॉन्फिडेंट अगर कोई पर्सन है, डरे हुए नहीं साउंड करते हैं एंड बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही ठंडे दिमाग के होते हैं, उनको आप सेल्फ पोजेस्ड बोलते हो। तो एक ऐसी ही छोटी 15 साल की लड़की आती है जो कि बहुत ही सेल्फ पोजेस्ड लगती है, एंड वो क्या बोलती है मिस्टर नटल को कि मेरी आंटी नीचे आने वाली है मिस्टर नटल। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी। एंड इस दौरान, इन द मीन टाइम का मतलब होता है इस दौरान, मतलब जब तक वो आ नहीं जाती उसके बीच का जो समय है उसको आप बोलते हैं। सो कोई भी एक इवेंट होने वाला है, आप बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर में एक इवेंट होने वाला है, इस केस में उसकी आंट नीचे आने वाली है, तो उस समय तक को आप रेफर कर सकते हो मीन टाइम। सो इन द मीन टाइम बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है ये भी, इन द मीन टाइम। सो इस दौरान वो क्या बोल रहे हैं, इस दौरान आपको ट्राई करना होगा मुझे टॉलरेट करने के लिए, मुझे झेलने के लिए। सो वो थोड़ी फनी हो रही है, वो बोल रही है यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी। सो पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट, किसी को झेलना या टॉलरेट करना। Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. So, Frampton Nuttall ने endeavor किया कुछ बोलने के लिए। तो endeavor का क्या मतलब होता है? एंडेवर का मतलब होता है कि आप कुछ एफर्ट डालें, मेक एन एफर्ट। सो इस केस में ऑब्वियसली इट विल बी मेड एन एफर्ट बिकॉज ये एंडेवर्ड है, पास्ट में है। सो इसका मतलब होगा मेड एन एफर्ट, या सिंपली आप बोल सकते हैं ट्राइड। सो उन्होंने ट्राई किया कुछ बोलने के लिए, विच शुड, जो कि जो नीस है, नीस ऑफ द मोमेंट है ना, जो भी नीस आई है उनके पास, क्योंकि उनका शायद उनसे परिचय नहीं हुआ, उनको पता नहीं नीस कौन है, क्या नाम है उनका, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी आंटी आएंगी, तो वो ऑब्वियसली डिड्यूस कर चुके हैं कि ये जो बच्ची है ये भतीजी या भांजी है, ये नीस है। सो इसलिए उनको बोला गया नीस ऑफ द मोमेंट। सो इस समय जो नीस है उनको फ्लैटर, वो ऐसा कुछ बोलना चाहते थे, ऐसा ट्राई कर रहे थे बोलने के लिए कि उन्हें फ्लैटर कर सके ड्यूली यानी अप्रोप्रिएटली। अप्रोप्रिएटली यानी सही तरीके से, एंड फ्लैटर करना यानी किसी को प्लीज करना, किसी को खुश करना, किसी की तारीफ करके आप उनको फ्लैटर करते हैं। सो एक्चुअली फ्लैटर वर्ड जो है, अगर आप दो तरीके से यूज़ की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई किसी की तारीफ चापलूसी करने के लिए कर रहा है, तो इसको आप चापलूसी करना भी बोलते हैं, क्योंकि आप कुछ अपना फ़ायदा निकालने के लिए उसकी झूठी तारीफें कर रहे हैं, तो उसको भी फ्लैटरिंग बोलते हैं। बट फ्लैटर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज आता है। तो सपोज मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए, या तो आप किसी पार्टी में गए हैं, या सम और दी अदर वे में आपको कहीं से एक प्रेज मिल रहा है, कोई आपके पास आया और आपको बोल रहा है अरे आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, आज आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो इन सिचुएशंस में जब कोई स्ट्रेंजर फॉर एग्जांपल, या आप ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो आप इन रिप्लाई कह सकते हैं आई एम फ्लैटर्ड। सो आई एम फ्लैटर्ड का मतलब एक्चुअली क्या होगा, आई एम प्लीज, मैं खुश हुआ या खुश हुई। सो आई एम फ्लैटर्ड बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, स्पेशली जब भी आप बोलते हो ना कि थैंक यू के बाद क्या बोलना चाहिए, योर वेलकम बोलना चाहिए। तो ये एक तरह के ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो इंस्टेंटली आपके मुंह से निकल जाता है कि हाँ किसी ने थैंक यू बोला तो मुझे मेंशन नॉट या योर वेलकम बोलना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आई एम फ्लैटर्ड एक वर्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, तो
इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू, आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम फ्लैटर्ड। सो आई एम फ्लैटर्ड एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है। सो इस केस में वो उनको फ्लैटर करना चाहते हैं, उनको प्लीज करना चाहते हैं, बिकॉज जब भी आप किसी नए से मिलते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ करें, उनसे अच्छे से परिचय हो जाए आपका। सो वो कुछ ऐसा कहना चाहते थे जिससे वो जो नीस है, जो भतीजी या भांजी हैं, उनको अप्रोप्रिएटली यानी सही तरीके से उनकी तारीफ या उनको प्लीज कर सकें। एंड साथ ही साथ अनड्यूली, अनड्यूली ड्यूली का ऑपोजिट हो गया। सो अनड्यूली का मतलब होगा सही तरीके से नहीं करना, यानी इनअप्रोप्रिएटली। सो एक ही सेंटेंस में आपके पास ऑपोजिट वर्ड्स आ गए, ड्यूली अनड्यूली। अच्छे वर्ड्स हैं, शॉर्ट हैं, इजी हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं अपनी वोकैब में। सो इनअप्रोप्रिएटली उनकी आंट को डिस्काउंट ना करते हुए, जो कि आने वाली है, दैट वाज टू कम, यानी जो आने वाली है। एंड डिस्काउंट का क्या मतलब होगा? ऑब्वियसली डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई आप किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हैं तो आप डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आप पैसे कम कर दीजिए। बट यहाँ पे जब आप किसी पर्सन के लिए बोल रहे हैं कि उनको डिस्काउंट ना करें, सो अगर आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि डिस्काउंट ना करें, उन्हें घटाए ना। सो घटाए ना का क्या मतलब हो जाएगा कि इग्नोर ना करें। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इग्नोरिंग हो जाएगा। सो ये ऐसे तरीके हैं जिनसे कभी-कभी आप जिन वर्ड्स का आपको मीनिंग पता भी नहीं होगा, तो भी आप एक तरह से गेस मार सकते हैं। तो नॉर्मली इंग्लिश मैंने कैसे सीखी थी, सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एंडेवर्ड वर्ड आया, अब मुझे पता नहीं एंडेवर्ड क्या है, बट अब आप क्लास 8 में हैं तो अब आपको गेस वर्क करना होगा। गेस वर्क सबसे सही होता है, आप हिंदी में भी करते हैं, आपको रियलाइज़ नहीं होता है। कभी-कभी अगर आपके पास कोई एक ऐसे हाई-फाई वर्ड यूज़ कर दें हिंदी में, तो आप समहाउ गेस मार के आप उसका मीनिंग ट्राई करते हैं फाइंड करने का। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे गेस वर्क कैसे करेंगे आप, जैसे फ्रैम्पटन नटल ने एंडेवर किया कुछ कहने के लिए। सो अब आप सोचेंगे एंडेवर किया का क्या मतलब हो सकता है। सो अब जैसे आपको पता है कि हाँ, ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की कुछ कहने की। सो इस तरह से जब आप गेस वर्क करेंगे तो आपके पास कुछ ही कुछ ऑप्शंस बच जाएंगे, आपके दिमाग में आएंगे वो क्या कर सकता है, एंडेवर का मतलब क्या हो सकता है। सो इस तरह से आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे एंड देन आप गेस कर सकते हो मे बी शायद उन्होंने कुछ ट्राई किया। एंड देन आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे एंड देखेंगे अरे हाँ, एंडेवर का मतलब क्या है, ट्राई करना होगा। एंड इस तरीके से क्या होता है कि जब आपने ये गेस वर्क किया ना, जब आपके दिमाग में ये यू नो एक तरह से एक सर्च वर्क चला कि हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है, आपका दिमाग दौड़ रहा है, तो जब आप फिर डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होंगी। तो ये आप ये ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में नए-नए वर्ड डेली देखेंगे तो ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल होगा। एंड कोई भी लैंग्वेज जब भी सीखता है तो जो उनकी वर्किंग वोकैब्युलरी होती है 700-800 वर्ड की नॉर्मली होती है, एंड जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जो नॉर्मली पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, उनकी शायद 1500-2000 तक हो सकती है। बट इंग्लिश में तो इससे भी ज़्यादा 10,000 20,000 वर्ड्स हो सकते हैं। नए-नए वर्ड्स हर साल बढ़ते ही जाते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, टू बी ऑनेस्ट ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सब वर्ड्स पता हो। एंड 700-800 वर्ड्स लगते हैं अगर आप नॉर्मली किसी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं। बट ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आप गेस वर्क स्टार्ट कीजिए। गेस वर्क बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप ट्राई कर सकते हैं लैंग्वेज को खुद से एक्सप्लोर करने के लिए। सो इसी तरह से जैसे डिस्काउंटिंग का मैंने बोला, डिस्काउंट यानी किसी को कम करना, एंड कम करना यानी क्या हो सकता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो डिस्काउंटिंग, किसी पर्सन को अगर आप डिस्काउंट कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। सो वो कुछ ऐसा ट्राई करना चाह रहे थे बोलने का कि वो सही तरीके से उस नीस का भी नीस को भी फ्लैटर कर सकें, उनको प्लीज कर सकें, और साथ ही साथ जो आने वाली आंट है उसकी, उनको इग्नोर भी ना कर सके। तो वो कुछ ऐसा बोलना चाहते थे कि हाँ, फॉर एग्जांपल अगर नीस आए बोले अरे अरे आपकी आंट की क्या ज़रूरत है, आप ही काफ़ी हैं। तो इस सेंटेंस से क्या होगा, अपने आंट की इनअप्रोप्रिएटली आपने उनको इग्नोर कर दिया, बिकॉज आप बोल रहे हैं कि आम आंट आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। सो ऐसा स्टेटमेंट वो नहीं बोलना चाह रहे थे। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि वो क्या सोच रहे थे। तो कुछ ऐसा बोलना चाह रहे थे ताकि वो दोनों को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दे सकें। Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure. बट मन ही मन, प्राइवेटली यानी खुद से वो ऐसा सोच रहे थे, प्राइवेटली मन ही मन ये सोच रहे थे, ये डाउट कर रहे थे। किस तरह से डाउट कर रहे थे? मोर देन एवर। मोर देन एवर एक फ्रेज है। ऐसे इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे सिली फ्रेजेस होते हैं, इनफैक्ट हम हिंदी में भी यूज करते रहते हैं, बट हमें रियलाइज नहीं होता है। बट मोर देन एवर यानी एवर का मतलब होता है हमेशा, एंड हमेशा से ज्यादा क्या हो सकता है? So, हमेशा से ज्यादा का मतलब होता है ऑल द टाइम। सो वो ये इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि वो मन ही मन ये हमेशा डाउट करते थे कि ये जो फॉर्मल विजिट्स हैं
टू जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं उनके के जो फॉर्मल विजिट्स हैं, ये उनके नर्व क्योर को कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। सो उनको डाउट था कि ये जो इस तरह के जो विजिट्स हैं वो उनको हेल्प करने वाले हैं, विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग, जो उन्हें कहा गया था कि उनका इस तरह से क्योर होगा। तो ये जो तरीका है उनको उस पर बहुत डाउट था कि नए नए लोगों से मिलने से उनका जो ये नर्व जो है बैड नर्व है ये क्योर हो जाएगा, इनको इस पर डाउट था। एंड सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स का मतलब हो गया, सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक आना, सो वन आफ्टर द अनदर। सो फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्टेक्स्ट में पहले नीस आई जिनको वो जानते नहीं थे, फिर उसकी आंट आएंगी। तो इस तरह से जो इतने स्ट्रेंजर उनसे मिल रहे हैं उनको ऐसा डाउट हो रहा था कि क्या इससे उनका जो ये नर्व है वो क्योर होगा। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड when he was preparing to migrate to this rural retreat. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. So उनकी बहन, फ्रैम्पटन नटल की बहन, जब फ्रैम्पटन प्रिपेयर कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, सपोज माइग्रेट करने के लिए, माइग्रेट करना है ना, मूव टू अनदर प्लेस। सो जब वो प्रिपेयर कर रहे थे इस रूरल रिट्रीट में जाने के लिए, तो उन्होंने उनकी सिस्टर ने क्या कहा उनसे कि मुझे पता है क्या होने वाला है, मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तुम अपने आप को बरी कर लोगे, मतलब अपने आप में सिर्फ रहोगे और तुम किसी से बात नहीं करने वाले। नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल का मतलब हो गया आप किसी से बात नहीं करने वाले हो। एंड फिर क्या होगा, तुम्हारे जो नर्व्स हैं पहले से और ज़्यादा बदतर होते जाएंगे फ्रॉम मोपिंग। नाउ मोपिंग का मतलब क्या होता है? मोपिंग एक्चुअली जो इसका रूट वर्ब है उस वो है MOPE, नॉट MOP, बिकॉज मॉप मतलब हो गया पोछा लगाना, एंड MOPE मोप, मोप का मतलब होता है उदास होना। एंड इससे रिलेटेड एक और बहुत पॉपुलर वर्ड है जिसको आप बोलते हो सल्क करना, सल्किंग। तो अगर आप देखोगे कोई रूस गया, उदास हो गया, तो आप बोलते होंगे दैट पर्सन इज सल्किंग, ही इज सल्किंग, शी इज सल्किंग। एंड आप उसके लिए मोप वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट मोप थोड़ा सा पुराना वर्ड है कंपेयर टू सल्क। करंट टाइम में, आजकल के टाइम में सल्क वर्ड ज़्यादा यूज होता है। एंड इनफैक्ट ये स्टोरी लिखी गई थी 1914 के अराउंड। सो ये एक ऐसा समय था जहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती थी। एंड इनफैक्ट स्टोरी को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये कहीं इंग्लैंड में सेटअप है, एंड स्पेशली इंग्लैंड उस समय में बहुत ज़्यादा फॉर्मल हुआ करता था। एंड आप बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेलिटी के साथ लोगों से बातें करते थे, बहुत एटिकेट्स होते थे बात करने के। एंड इनफैक्ट जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार इतना लंबा सेंटेंस लिखा गया, मैं तो 3-4 वर्ड में ये बोल सकता हूँ। एंड इसका रीज़न यही है कि पहले बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में चीज़ें बोली जाती थी। ये एक फ्लेवर होता है, जब भी आप नई नई स्टोरीज पढ़ते हो तो आप इन फ्लेवर्स को आप देख सकते हो कि हाँ देखो ये एक 1914 की डिश है, मतलब ये 1914 की स्टोरी है, एंड देन ये 2000 की स्टोरी है। एंड देन आप किसी ऑथर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो ऑथर अपना फ्लेवर डाल रहा है अपनी राइटिंग में, एंड आपको ये कोई ऑथर अपना फ्लेवर डाल रहा है अपनी राइटिंग में। ये जो डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं आपको पढ़ने में, ये होता है फर्स्ट टाइम के हिसाब से कि किस टाइम में लिखी गई है वो बुक, एंड सेकेंडली ऑब्वियसली ऑथर का अपना इन्फ्लुएंस। सो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दूँ इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। सो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये क्या चीज़ है। उसकी सिस्टर क्या बोल रही है कि मुझे पता है तुम वहाँ जाओगे तो अपने आप में सिर्फ रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, और तुम्हारा जो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो तुम्हारी इलनेस है बैड नर्व्स की, वो और वर्स होगी और खराब होती जाएगी। तो मैं तुम्हें लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देती हूँ उन सारे लोगों के लिए जो वहाँ पर हैं और मैं उन्हें जानती हूँ। सो इसका मतलब उनकी सिस्टर उस जगह रह चुकी हैं, वहीं उनको भेज रही हैं। एंड वहाँ पे जिन जिन लोगों को वो जानती थी, पीपल आई नो देयर, पीपल शी न्यू, उनके लिए वो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दे। तो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में क्या होता था, फॉर एग्जांपल ये लेट्स से फ्रैम्पटन नटल हैं, एंड वो इस पर्टिकुलर गांव में गए, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक जिस औरत से वो मिलने आए वो यहाँ पे हैं। सो ये इनको जानते नहीं, तो इनको एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, एंड वो क्या करेंगे, ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इनको देंगे। तो ये जो पर्टिकुलर औरत है जिनसे ये मिलने आए हैं, ये फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर को जानती थी, तो इनकी सिस्टर ने ये लिखा। एंड ये पढ़ेंगी तो उसमें लिखा होगा, मान लीजिए इनका नाम सैपल्टन है, तो मिसेस सैपल्टन देखिए मेरा भाई जो है आपसे मिलने आ रहा है, इनकी ये प्रॉब्लम है, तो ये चाहते हैं कि थोड़े दिन इस गांव में रहें, एंड मुझे लगता है कि इस तरह से गांव में रहेंगे ये शांति के माहौल में, तो इनका जो ये जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन या एंग्जाइटी या जो भी है, इनके बैड नर्व्स जो है ठीक हो जाएंगे।
तो इस तरह से क्या होगा, इस लेटर के थ्रू, क्योंकि ये इनकी बहन को जानती थी तो उनकी बहन ने लेटर लिखा ताकि वो अच्छे से समझा पाए कि वो किसको भेज रही है। तो ये होते थे लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। तो आज के ज़माने में क्या होगा कि आप ऑब्वियसली कहीं नई जगह जाएंगे किसी के रिकमेंडेशन पे, तो वो फ़ोन लगा देंगे, अरे हेलो मिस्टर सिंपलटन, हाँ मेरा भाई वहाँ पे पहुँचने वाला है, आप ये उनका स्वागत कर लीजिएगा एंड इनको बता दीजिएगा क्या क्या करना है। बट सेम थिंग 1914 में ऐसे फ़ोन होते नहीं थे, तो लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है कि हाँ ये लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है। एंड वन मोर थिंग इज कि ये जो रूरल रिट्रीट है, रिट्रीट वर्ड क्या होता है? रिट्रीट आप जनरली क्वाइट या सेक्लूडेड, जो अलग थलग कोई जगह हो उसको सेक्लूडेड बोलते हैं। सो क्वाइट एंड सेक्लूडेड प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे आप रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ रिजॉर्ट्स के नाम भी ऐसे रिट्रीट करके होते हैं, फॉर एग्जांपल पैराडाइज रिट्रीट एटसेट्रा एटसेट्रा, आप देखोगे। सो रिट्रीट का मतलब ऐसी शांत और अलग थलग जगह जहाँ पे लोग अपना दिमाग शांत करने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि लोग जो है वीकेंड पे रिजॉर्ट चले जाते हैं। रिजॉर्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि रिजॉर्ट में शांति होती है, शहर की भागा दौड़ी से वो दूर चले जाते हैं। जो लोग खुद गाँव में रहते हैं वो बहुत लकी हैं, बिकॉज गाँव में बहुत शांति ऑलरेडी होती है, तो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो लोग सिटी में होते हैं, बीच में जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आजकल का काम धाम ऐसा ही है कि लोग इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं दिमाग में कि उनको इस तरह से ब्रेक लेना होता है। तो ये जो वेकेशन लोग करते हैं नॉर्मली ऐसे रूरल रिट्रीट्स में करते हैं। एंड इनफैक्ट ये स्टोरी लिखी गई थी 1914 में, मतलब ये प्रॉब्लम तब से है। इनफैक्ट आज तो और भी ज़्यादा है। सो ये वर्ड आप सुनते रहेंगे, रिट्रीट। सो रिट्रीट का मतलब है क्वाइट सेक्लूडेड प्लेस वेयर वन गोज टू रिलैक्स। एंड उन्होंने उनको लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया एंड क्या बोला कि सम ऑफ देम, कुछ लोग, जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी अच्छे लोग हैं, क्वाइट नाइस है ना, काफ़ी अच्छे लोग हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो ये उनको याद आया, तो जैसे ही वो इसके बारे में सोच रहे थे तो उनको याद आया कि उनकी बहन ने क्या बोला था उनको कि इस तरह से आपको स्ट्रेंजर से मिलना है। Frampton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. सो फ्रैम्पटन अब सोच रहे थे, वंडर करना यानी सोचना, सोच रहे थे कि मिसेस सैपल्टन जो उनकी आंटी थी जिनसे वो मिलने आए थे एंड जिनको वो ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करने वाले थे, वो नाइस डिवीजन में आती हैं या नहीं। नाइस डिवीजन यानी वेदर शी इज़ नाइस और नॉट। तो क्योंकि उसकी बहन ने कहा था कि कुछ लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो वो सोच रहे थे कि क्या मिसेस सैपल्टन उन अच्छे लोगों में से एक हैं क्या। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, आस्क्ड नीस व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। क्या आप काफ़ी लोगों को यहाँ पे जानते हैं? उनकी नीस ने उनसे पूछा। कब पूछा? जब उन्होंने जज किया, जब उन्होंने ऐसा देखा कि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा साइलेंट कम्युनियन हो गया है। सो कम्युनियन का मतलब होता है एक तरह से मेल मिलाप, जब आप किसी लोगों से मिलने जाते हैं, सो उसको आप कम्युनियन बोलते हैं। एंड काफ़ी देर तक उन्होंने आपस से कुछ नहीं बोला था, तो ये बोल रही थी वो साइलेंट मेल मिलाप, जो ये वर्ड यूज़ किया एज अ फनी वे। सो वो देख रही थी कि उनके बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो नहीं रहा, तो उस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए उन्होंने पूछा कि आप काफ़ी लोगों को जानते हैं क्या यहाँ पर। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही स्पेशल यूसेज है, दे हैड सफिशिएंट कम्युनियन। एंड ये आपको शायद कंफ्यूजिंग लग सकता है कि 2 बार हैड क्यों आया है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोले कि आई एट एन एप्पल, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक पास्ट में, तो ये सिंपल पास्ट हो गया, राइट। सिंपल पास्ट में आपने बोला कि मैंने एक सेब खाया। एंड इसी सिंपल पास्ट स्टेटमेंट को अगर आप कन्वर्ट करोगे पास्ट परफेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे? आई हैड ईटन, तो मैंने एक सेब खाया था, दैट इज पास्ट परफेक्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एट जो है ये आपका मेन वर्ब है, जिनको ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। सिंपली जो मेन वर्ब है, जहाँ जो मेन एक्शन कर रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो है ईटिंग। सो यहाँ पे एट मेन वर्ब हो गया। एंड सिमिलरली इस सेंटेंस में ईटन जो है मेन वर्ब हो गया। लेकिन हैड भी एक वर्ब होता है, हैव, टू हैव समथिंग। सो हैव इटसेल्फ इज अ वर्ब। सो यहाँ पे क्या होगा, ये एक मेन वर्ब हो गया एंड यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। सो नॉर्मली हमारी ये क्या आदत है, हम जनरली हैड हैव को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हुए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हैव ईटन, सो दे हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैव का हैड हो जाता है। सो दे हैव ईटन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अगेन यहाँ पे जो हैव का इस्तेमाल है हम एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है जब आप हैव को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, तो आपने बोला कि मेरे पास एक कार है। सो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सिंपल पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ कार।
एंड ध्यान रखिएगा मैं इसके साथ आपको एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इसको समझिएगा। सो आई हैड अ कार, तो आपने क्या बोला, मेरे पास एक कार थी। अगर आप बोलेंगे आई हैड अ कार, तो ये क्या हो गया, अब ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। सो आई हैड अ कार का मतलब मेरे पास एक कार थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैड अगेन इज अ मेन वर्ब यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये कौन सा वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी। सो मेरे पास एक कार हुआ करती थी, तो इस तरह से आपने बोल दिया इस सेंटेंस में। सो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। सो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो ये है, एंड वो क्या बोल रहे हैं कि दे हैड साइलेंट कम्युनियन, सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। सो इनफ साइलेंट कम्युनियन, मेल मिलाप हो गया उनके बीच में। एंड हैड लगा के वो क्या बोल रही है, पास्ट परफेक्ट में। सो शी इज सेइंग कि कुछ इवेंट पास्ट परफेक्ट में हो रही है। सो दे हैड साइलेंट कम्युनियन। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि दो बार हैड क्यों आता है। सो दिस वन इज auxiliary and this had is main. Hardly a soul, said Frampton. My sister was staying here some 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here. So उनको रिप्लाई में फ्रैम्पटन क्या बोलते हैं, हार्डली मैं किसी को जानता हूँ, मुश्किल से मैं किसी को जानता हूँ, मतलब मैं किसी को नहीं जानता। मेरी बहन यहाँ रहा करती थी 4 साल पहले, एंड उन्होंने मुझे लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं कुछ लोगों के जो यहाँ पे रहते हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। सो उन्होंने जो लास्ट स्टेटमेंट है लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन के बारे में, ये इन्होंने रिग्रेट की टोन के साथ, कि वो अफसोस कर रहे हैं इस बारे में, वैसा बोला। डिस्टिंक्ट यानी जो क्लियरली विजिबल हो, कि उनके टोन से दिख रहा था क्लियरली कि वो रिग्रेट कर रहे हैं ये चीज़ को, क्लियरली विजिबल या क्लियर। सो ऑब्वियसली वो रिग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको बहुत सारे स्ट्रेंजर से मिलना पड़ेगा, इसीलिए उसकी बहन ने लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए थे, एंड ये उनको पसंद नहीं था क्लियरली। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परस्यूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी। तो यंग लेडी ने क्या बोला फिर, कि इसका मतलब फिर आपको कुछ भी नहीं पता मेरी आंट के बारे में। सो प्रैक्टिकली का मतलब होता है ऑलमोस्ट। सो ऑलमोस्ट नथिंग यानी मोस्टली आपको कुछ नहीं पता मेरी आंट के बारे में। एंड ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये अब हमें पता चलेगा। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। सो फ्रैम्पटन, जिनको कॉलर बोला जा रहा है, उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ उनका नेम और एड्रेस मुझे पता है। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट, एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन। ये एक ऐसा सेंटेंस है, द लास्ट वन, जिसको देख के ऐसा लगता है कि बहुत पुराने ज़माने का वे ऑफ राइटिंग है, क्योंकि बहुत ही इनडायरेक्टली चीज़ें बोली गई हैं इसमें, एंड आई विल टेल यू व्हाट इट मीन्स। सो वो क्या सोच रहे थे अब कि मिसेस सेपल्टन क्या मैरिड है, वॉज शी इन मैरिड स्टेट। सिंपली इसको बोलने का तरीका है वॉज शी मैरिड और विडोड, या तो वो मैरिड है या तो वो विधवा हो गई हैं, विडो यानी विधवा। सो उनको ऐसा लग रहा था या तो वो मैरिड है एंड पति उनके साथ रहते हैं, या तो वो मैरिड थी एंड उनके पति मर चुके हैं एंड वो विडोड है। वो ऐसा क्यों सोच रहे थे, क्योंकि उस रूम में उनको ऐसा अनडिफाइनेबल समथिंग लग रहा था। अनडिफाइनेबल यानी जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको आप बता नहीं सकते, ऐसा कुछ उनको ऐसा रूम में लग रहा था, जिससे ऐसा उनको फीलिंग आ रही थी कि वहां पे मैस्कुलिन हैबिटेशन है। मैस्कुलिन हैबिटेशन यानी इट इज ऑक्यूपाइड बाय अ मैन। बहुत ही इनडायरेक्टली लिखा गया है सेंटेंस को, एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पे दो नए वर्ड मिलेंगे, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन यानी रिलेटिंग टू अ मैन। सो इसका ऑपोजिट होता है फेमिनिन। ऑपोजिट वर्ड हो गया फेमिनिन। फेमिनिन मतलब रिलेटिंग टू अ फीमेल, मैस्कुलिन यानी रिलेटिंग टू अ मेल। सो ये एक एडजेक्टिव है। एंड हैबिटेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं। व्हाट इज योर हैबिटेशन मतलब व्हाट इज योर हाउस। जनरली आप ये एनिमल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, बट इनफैक्ट अगर आप बोलेंगे दिस इज माई हैबिटेशन, मतलब ये मेरा घराना है, यहाँ मैं रहता हूँ। सो हैबिटेशन का मतलब जहाँ आप रहते हो। सो मैस्कुलिन क्योंकि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू अ मैन। सो मैस्कुलिन हैबिटेशन का मतलब क्या हो गया, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एक आदमी रहता है, ऐसा हैबिटेशन, ऐसा घर जो कि एक आदमी का है। सो ये हैबिटेशन किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, इस रूम के बारे में बोल रहा है। सो ये हैबिटेशन का मतलब हुआ ये, दिस इज अबाउट द रूम। सो उनको ऐसा लगा था कि इस रूम में ऐसा कुछ तो है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, बट जिससे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि इस रूम में कोई एक मर्द रहता है, यानी कोई एक आदमी रहता है। सो हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, सेड द चाइल्ड, दैट वुड बी सिंस योर सिस्टम्स टाइम। सो उन्होंने बोला कि उनकी जो एक ग्रेट ट्रेजेडी है वो अब एक्सप्लेन कर रही हैं, कि उनके साथ एक ग्रेट ट्रेजेडी हुई है, बहुत एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जो कि 3 साल पहले हुई थी। दिस वुड बी योर सिस्टर्स टाइम। सो सिस्टर्स टाइम मतलब जब उनकी बहन छोड़ के चली गई थी, इसलिए वो बोल रही थी कि आपको प्रैक्टिकली अब कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आपकी जब बहन छोड़ के चली गई उसके बाद 3 साल पहले इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है, जिसने मे भी शायद कुछ सिनेरियो चेंज कर दिया है,
इनकी आंटी के बारे में। तो अब हमें समझ में आ रहा है वो ऐसा क्यों बोल रही थी कि वो आपको कुछ भी प्रैक्टिकली पता नहीं मेरी आंट के बारे में। तो वो अब फ्रैम्पटन पूछते हैं हर ट्रेजेडी, कौन सी ट्रेजेडी उनकी? समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो रेस्टफुल, बहुत ही शांत कंट्री स्पॉट है, ऐसा जो रूरल एरिया, वहाँ पे ट्रेजेडीज आउट ऑफ प्लेस लग रही हैं। आउट ऑफ प्लेस का मतलब नॉट बिलोंग टू द प्लेस। मतलब अगर आप बोलेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे बिलोंग बिल्कुल नहीं करती है, तो आप बोलेंगे दिस इज आउट ऑफ प्लेस। सो इसका मतलब कि ट्रेजेडीज यहाँ पे हो ही नहीं सकती, आउट ऑफ प्लेस लग रही हैं। You may wonder why we keep that window wide open on that October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto the lawn. So वो बोल रही हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये विंडो पूरा खुला क्यों रखते हैं अक्टूबर आफ्टरनून में। एंड वो फ्रेंच विंडो दिखा के उनको बोल रही थी। यानी ये फ्रेंच विंडो एक लॉन, जो एक छोटी सी उनका जो गार्डन एरिया है, ग्रासी सा गार्डन एरिया जिनको आप लॉन बोलते हो, उस लॉन की तरफ खुलता है, उसे दिखा के वो बोल रही थी। इनफैक्ट फ्रेंच विंडोज़ कुछ इस तरह से दिखते हैं, वो ऑलमोस्ट डोर की तरह दिखते हैं बिकॉज वो इतने लंबे होते हैं डोर के जैसे। एंड ये जो फ्रेंच विंडोज़ हैं, ये फॉर एग्जांपल इनका ये ग्रासी एरिया, ये लॉन हो गया, सो उनका भी फ्रेंच विंडो इस तरह से लॉन एरिया में खुलता है। एंड नॉर्मली आप ऐसे फ्रेंच विंडोज़ यूरोपियन और ऐसे ठंडे देशों में देखेंगे, क्योंकि इससे फुल सनलाइट घर के अंदर आती है एंड घर थोड़ा गर्म रहता है। एंड अक्टूबर के समय उन्होंने ये खोल के रखा था, ये थोड़ा अटपटा लगा उनको बिकॉज अक्टूबर में थोड़ी सी ठंड बढ़नी चालू हो जाती है। नॉर्मली आप ऐसे फ्रेंच विंडोज, इतने बड़े विंडोज जिनसे ठंडी हवा घर के अंदर आएगी, खुला नहीं रखते हैं। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन, बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? तो फ्रैम्पटन बोल रहे हैं कि इस समय के लिए काफी गर्म है स्टिल, अभी भी। तो वो बोल रहे थे कि शायद इसलिए खोल के रखा होगा क्योंकि अभी भी इतना ज़्यादा ठंडी बढ़ी नहीं है, इवन दो अक्टूबर है अभी। सो इट इज़ क्वाइट वार्म। बट वो पूछ रहे हैं क्या इस ट्रेजेडी से कोई रिलेशनशिप है इस विंडो का? हैज़ इट गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? क्या इसका कुछ लेना देना है इस ट्रेजेडी के साथ? आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for the day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. Her child's voice lost its self possessed note and became falteringly human. No, वो अब एक्सप्लेन कर रही है कि इस विंडो के बाहर 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले, उनके हस्बैंड, मिसेस एप्पल्टन के हस्बैंड, उनके 2 छोटे भाई अपने डेली शूटिंग के लिए गए। सो उस दिन की शूटिंग के लिए वो, उनके हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई गए थे एंड वापस कभी नहीं आए। सो क्या हुआ उनके साथ, जब उन्होंने उस मूर को क्रॉस किया, इन क्रॉसिंग द मूर, मूर एक्चुअली ग्रासलैंड को बोलते हैं। सो एक ऐसा हिली सा एरिया जहाँ पे ग्रास पूरी भरी हुई हो, घास से भरा हुआ हो, जहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे कि लोग गाय और बकरी चराने जाते हैं, ऐसे एरिया को आप ग्रासलैंड बोलते हो। सो उसको आप मूर भी बोलते हो। सो उस मूर पे गए थे जो कि उनका एक फेवरेट शूटिंग स्पॉट था। एंड वहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेचरस बॉग ने उनको एनगल्फ कर लिया। सो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 नए-नए वर्ड्स हैं। आई एम श्योर आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इनका मीनिंग। सो फर्स्ट वर्ड इज एनगल्फ। एनगल्फ का सिंपल अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊँ तो चपेट में ले लेना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे कि इस घर को आग ने चपेट में ले लिया, तो आप बोलोगे दिस हाउस वॉज एनगल्फ्ड बाय द फायर। सो चपेट में लेना। चपेट में लेना तब आप तब भी इस्तेमाल करते हो जब कोई चीज़ किसी को घेर लेती है एंड देन तबाह कर देती है। सो फॉर एग्जाम्पल आप फ्लड के लिए भी यूज़ कर सकते हो ये वर्ड कि एनगल्फ कर लिया फ्लड ने। सो एंड ट्रेचरस एक एडजेक्टिव है। ट्रेचरस का मतलब होता है ऐसी चीज़ विच प्रेजेंट हिडन डेंजर्स। सो जनरली आप ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड जहाँ पे डेंजरस जगह है वो, एंड आपको देख के पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे डेंजर है। सो फॉर एग्जाम्पल आप ये वर्ड यूज़ करते हो रिवर्स के लिए। सो दिस इज़ अ ट्रेचरस रिवर। ट्रेचरस रिवर क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि ऊपर से देख के आपको बहुत शांत लग सकती है रिवर, एंड आप जैसे डुबकी लगाओगे आपको पता लगेगा अरे इसके नीचे तो अंडर करेंट्स है बहुत तेज, एंड आपको बहा ले जाएगी। तो ऐसे रिवर्स बहुत सारे होते हैं जो कि ऊपर से बहुत शांत दिखती है लेकिन बहुत गहरी होती है और बहुत अंडर करेंट्स होते हैं, तो आप बोलते हो इट इज़ अ ट्रेचरस रिवर। सो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनको एक ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग मिला। अब बॉग क्या होता है? बॉग होता है दलदल। आप दलदल को बॉग बोलते हो। सो दलदल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप फंस के मर सकते हो। बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो गहरा नहीं है, जस्ट थोड़ी सी कीचड़ है वहाँ पे, एंड जैसे ही आप पैर लगाओगे वहाँ पे,
आप उसके अंदर धंसते जाओगे धंसते जाओगे। सो ऑब्वियसली ट्रेचरस इसलिए बोला गया है क्योंकि देख के पता नहीं लगता है कि वो इतना गहरा है एंड आप मर सकते हो। एंड उनके साथ क्या हुआ, वो तीनों जो है उस दलदल की चपेट में आ गए एंड देन मर गए। एंड ये तक कब हुआ था, ये एक वेट समर था, ड्रेडफुल वेट समर। सो वेट समर यानी बारिश हुई थी, समर का महीना था एंड बारिश हुई थी। एंड ड्रेडफुल यानी भयानक, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक। सो उनके लिए भयानक ही हो गई वो दिन। उस समय ऐसा भी होता था कि कुछ जगह जो कि सेफ हुआ करती थी, वर सेफ इन अदर ईयर्स, गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। वो अचानक से कोलैप्स हो जाती। कोलैप्स यानी टूट के खत्म हो जाना, गिर जाना, तबाह हो जाना, उसको आप कोलैप्स बोलते हैं। कोलैप्स के लिए एक और वर्ड है गेव वे। सो कभी कभी अचानक से कोई धरती जो है धस जाती है विदाउट वार्निंग। सो कुछ प्लेसेस जो सेफ हुआ करते थे, सो इनफैक्ट क्योंकि वो रेगुलरली शूटिंग के लिए जाते थे एंड वो उनका फेवरेट स्पॉट था काफ़ी सालों तक, एंड अचानक से वो कोलैप्स हो गया, दलदल में कन्वर्ट होके एंड वो उसके अंदर धंस गए। सो ऐसा होते रहता था वहाँ पे। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड। सो उनकी बॉडीज कभी भी रिकवर नहीं हुई, मतलब कभी भी मिली नहीं उनको। एंड दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट, एंड ये भयानक पार्ट था उस दिन का। सो ऑब्वियसली उनके हस्बैंड गए, उनके 2 छोटे भाई गए एंड उनकी बॉडी कभी उनको मिली नहीं ताकि उनको दफना सके या उनको जला सके, उनकी चिता जला सके। तो ये उनको मौका नहीं मिल पाया एंड ये और भयानक बात थी उस दिन की। एंड ये कहते हुए जो बच्चे की जो आवाज़ थी, उन उसमें जो कामनेस थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो चला गया, लॉस्ट, खत्म हो गया। एंड वो क्या हो गया, फॉल्टर करने लगा। फॉल्टर करना यानी शेक करना। ऑब्वियसली एक दुखद घटना बता रही हैं तो वो थोड़ी सी हिल चुकी हैं, उनकी आवाज़ भी जो है दुख के कारण हिलने लग गई। सो फॉल्टर करने लग गई। Poor aunt always thinks that they will come back someday, they and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at the window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt. She has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing Bertie, why do you bound? As he always did to tease her, because she said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling they will all walk in through that window. तो फिर फर्दर बता रही हैं कि बेचारी आंटी, उनको ऐसा लगता है कि वो वापस एक दिन ज़रूर आएंगे, दे विल कम बैक समडे, दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल। सो स्पैनियल एक कुत्ते की ब्रीड होती है। सो उनके पास एक कुत्ता भी था जो उनके साथ गया था शिकार पे। सो उनको ऐसा लगता है कि वो और उनके साथ उनका जो कुत्ता है वो वापस आएगा और इस विंडो के थ्रू वापस अंदर आएंगे। इसीलिए वो विंडो जो है हर शाम तक वो खुला रखती हैं। तो इसलिए वो जो विंडो है वो हर शाम को खुला रखती हैं अनटिल इट इज़ क्वाइट डस्क। डस्क यानी टाइम आफ्टर सनसेट। तो जब सूरज डूब जाता है उसके बाद जो हल्की सी रोशनी रहती है अनटिल इट बिकम्स वेरी डार्क, जब पूरी रात नहीं हो जाती उस टाइम को, सनसेट के बाद जब तक पूरी रात ना हो जाए उस टाइम को आप डस्क बोलते हैं। तो वो बता रही कि इसलिए वो हर शाम डस्क तक, रात होने तक ये विंडो खुला रखती हैं क्योंकि इस समय वो वापस आया करते थे अपनी शूटिंग के बाद। पुअर डियर आंट, बेचारी आंटी, उन्होंने काफ़ी बार मुझसे कहा है, शी ऑफन टोल्ड मी, वो कैसे उस समय गए थे, उस दिन बाहर गए थे। उनके हस्बैंड वो अपने वाइट वाटरप्रूफ कोट के साथ, और रॉनी जो उनका सबसे छोटा भाई था गाना गा रहे थे। उन गाने का नाम यहाँ पे लिखा बर्टी वाई डू यू बाउंड। उनका कोई फेमस गाना होगा, लेकिन ये हमेशा क्यों गाते थे, उनको छेड़ने के लिए, टीज करना यानी छेड़ना। एंड वो इसलिए ये गाना गाते थे छेड़ने के लिए क्योंकि उनको पता था इट गॉट ऑन हर नर्व्स। एंड आपको याद होगा मैंने ये आपको सेंटेंस बताया था, गॉट ऑन समर नर्व्स यानी इरिटेट्स। तो उनको पता था कि ये उससे इरिटेट हो जाती थी, इसलिए वो जानबूझ के ये गाना गाते थे। तब फाइनली नीस और क्या लास्ट में बोलती हैं कि आपको पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी शांत इवनिंग में ऐसी क्रीपी फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग वापस इस विंडो के थ्रू आ जाएंगे। क्रीपी यानी अनईजी, ऐसी अनईजी सी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है मुझे सोच के कि शायद वो सब लौट के आ जाएंगे किसी इवनिंग इस विंडो के थ्रू। सो यहीं पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट? सो फ्रैम्पटन नटल रूरल रिट्रीट में क्यों आए थे? सो ही केम टू रूरल रिट्रीट टू गेट अ क्योर फॉर हिज बैड नर्व्स। अपने बैड नर्व्स का इलाज करने के लिए वो रूरल रिट्रीट में वापस आए थे। Why had his sister given him letters of introduction to people living there? So उनकी सिस्टर ने उनको letters of introduction क्यों दिया था? So his sister had given him letters of introduction to people there because Frampton was new to the place and knew nobody.
She knew that he will avoid meeting new people due to his nerve and eventually it will get worse due to moping. So उनकी सिस्टर ने इसलिए दिया था क्योंकि फ्रंट एंड किसी को नहीं जानते थे, नए थे उस जगह के लिए, एंड उनको पता था कि वो अवॉइड करेंगे लोगों से मिलना अपने नर्व की वजह से, अपने उस हालत की वजह से, इसीलिए और इनकी सिचुएशन और वर्स होती जाएगी, इसीलिए उन्होंने ये लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन को दिया था ताकि उनको वो फोर्स कर सके नए लोगों से मिलने के लिए. What had happened in the Sapelton family as narrated by the niece. सो सैपल्टन फैमिली में क्या हुआ था, जैसा नीस ने नरेट किया था, जैसा बताया था. सो अबाउट 3 years ago, 3 members of the Sapelton family, Mrs. Sapelton's husband and her 2 younger brothers, were engulfed by a bog as the area gave way suddenly when they went for the daily shooting. So 3 साल पहले 3 मेंबर सैपल्टन फैमिली के, उनके हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई को एक बॉग ने, दलदल ने एनगल्फ कर लिया क्योंकि वो जो एरिया है वो कोलैप्स हो गया. द एरिया गेव वे सडनली, अचानक से कोलैप्स हो गया. व्हेन दे वेंट फॉर द डेली शूटिंग, जब वो डेली शूटिंग के लिए गए थे. तो इस तरह से आपने कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या हुई थी. ऑब्वियसली ये दोनों ऐसे आंसर्स हैं जिनको आप अगर चाहें तो सिंपल वर्ड्स में भी अपने लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं. बट इनफैक्ट मैंने जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वर्ड्स यूज़ किए हैं उनको यूज़ करने की कोशिश की है. इसके 2 रीज़न है. एक, ऑब्वियसली जब आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके टीचर को समझ में आएगा कि हाँ, आप नए वर्ड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. एंड सेकेंडली, ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो आई थिंक आपको यूज़ करने भी चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप मोपिंग की जगह सल्किंग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब सेम है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारी आईडी आपके स्क्रीन पर है. इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.